वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के प्रथम प्रश्न पत्र के चैप्टर संख्या 1 के बारे में, यानी अध्याय संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे प्रोफेसर जीएस घुरिये के बारे में। जब आप बीए के सिक्स सेमेस्टर में होते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं, चाहे फिफ्थ में हो चाहे सिक्स में हो, दोनों में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर पढ़ने होते हैं, खास करके मेजर सब्जेक्ट के। माइनर तो होता नहीं, और को करिकुलर होता है जिसमें आपको एक ही पेपर देना होता है और वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। तो आज का जो वीडियो है ये पहला क्लास है या पहली क्लास है, ऐसा कहें कि सेमेस्टर 6 की सोशियोलॉजी पेपर 1 की। सोशियोलॉजी के पेपर 1 में आपको पढ़ना होता है पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, यानी कि आपको क्या पढ़ना होता है, भारतीय समाज के या भारतीय समाज शास्त्र के जो अग्रदूत विचारक रहे हैं या अग्रणी विचारक रहे हैं सोशियोलॉजी के, उन विचारकों के बारे में आपको पढ़ना है और उन्होंने क्या क्या विचार दिए हैं उनके बारे में, खास करके भारतीय समाज शास्त्रियों के बारे में एक डीपली अध्ययन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले विद्वान जो आते हैं, कुछ लोगों ने डॉक्टर जीएस घुरिये को या प्रोफेसर जीएस घुरिये को समाजशास्त्र का जनक भी कहा, वो अलग हम समझेंगे, लेकिन प्रोफेसर जीएस घुरिये से रिलेटेड इनका जीवन काल, इन्होंने क्या कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने पढ़ाई कैसे करी, इसके अलावा इन्होंने क्या विचार दिए हैं, उन समस्त चीज़ों पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा। तो पहली क्लास ये है, यानी चैप्टर नंबर 1। इसके बाद में यूनिट नंबर 1 की दूसरी क्लास आएगी, जिसमें हम लोग डीएन मजूमदार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, डीएन मजूमदार के बारे में हम विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे, और डीएन मजूमदार को समझने के बाद में आपका ये दोनों आपका समाप्त हो जाएगा, यानी कि दोनों चैप्टर्स आपके समाप्त हो जाएंगे। तो 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने, एक तो जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिवराव घुरिये इनका पूरा नाम है। ठीक है, और जीएस घुरिये की अगर बात की तो जीएस घुरिये ने कई सारी विशेषताओं को, कई सारी चीज़ों को बताया। तो जीएस घुरिये के बारे में चर्चा करेंगे, और जीएस घुरिये के बाद में हम लोग चर्चा किसके बारे में करेंगे, सेकंड चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे बेटा डीएन मजूमदार के बारे में। और डीएन मजूमदार का पूरा नाम क्या है आप सभी को पता होगा, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। धीरेन्द्र नाथ मजूमदार उनका पूरा नाम है। तो उनके बारे में, यानी 2 विद्वानों के बारे में पढ़ना है, एक तो प्रोफेसर जीएस घुरिये और आपके डीएन मजूमदार। ये 2 विद्वान आपको यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना होता है। तो 2 क्लास में आपका इकाई संख्या 1 में समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 है, फिर चैप्टर नंबर 2 आएगा, फिर उसके बाद में फिर क्लास नंबर आपकी, मतलब जो अगला यूनिट होगा उसकी क्लास 1 आएगी। ठीक है, यानी इकाई नंबर 2 की। इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इकाई नंबर 1 की अगर बात की है तो इसमें हमको सबसे पहली बात जीएस घुरिये के बारे में समझना है। तो जीएस घुरिये का सबसे पहले हम जीवन परिचय समझेंगे। ठीक है, क्योंकि जीवन परिचय से ऑब्जेक्टिव में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, और लिखित में भी इनके जीवन परिचय को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, जिस समय समाजशास्त्र विषय अपने आरंभिक दौर से गुजर रहा था भारत में, उस समय गोविंद सदाशिवराव घुरिये, जीएस घुरिये का पूरा नाम है, जी माने गोविंद, सी मतलब यस माने जो है सदाशिवराव घुरिये, तो ठीक है सदाशिवराव, और घुरिये तो घुरिये ही है, यानी कि गोविंद सदाशिवराव घुरिये या जीएस घुरिये, ये भारतीय समाजशास्त्री हैं। बम्बई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं आप, और बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं। ठीक है, घुरिये बम्बई विश्वविद्यालय में आप देखते हैं कि ग्रेडर के पद पर विराजमान थे। विश्व में समाजशास्त्र के क्षेत्र पर जिन भारतीय समाजशास्त्रियों का नाम अंकित है, उसमें जीएस घुरिये और एआर देसाई जी का नाम, राधा कमल मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, ठीक है, और ऐसे तमाम विद्वान, डीएन मजूमदार, ऐसे तमाम विद्वानों के नाम अंकित हैं। ये सारे विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने केवल भारतीय समाजशास्त्र में योगदान नहीं दिया, बल्कि विश्व के समाजशास्त्र को एक नई दिशा और एक नए तौर तरीके को बताने का प्रयास किया। भारतीयता को एक प्रकार से शामिल किया विश्व के समाजशास्त्र में, और एक नए प्रकार के समाजशास्त्र का उदय आप देखते हैं इन्हीं से होता है। ये वे भारतीय समाजशास्त्री हैं, राधा कमल मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, जीएस घुरिये, एआर देसाई, राधा कमल मुखर्जी, एससी दुबे, जिन्होंने अपने शोध और चिंतन और वैज्ञानिक विश्लेषणों के द्वारा समाजशास्त्र को एक नई दिशा दी। भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की इन लोगों ने, और ये लोग भारत के प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री कहे जाते हैं। ठीक है,
जिन्होंने भारत में न केवल समाजशास्त्र को दृढ़ता से स्थापित करने का प्रयास किया, बल्कि कई ऐसे छात्र भी प्रदान किए जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की एवं समाजशास्त्रीय शोध यानी कि सोशियोलॉजी में रिसर्च और सोशियोलॉजी में तमाम सारे सिद्धांतों के द्वारा समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्धि प्रदान करी। यानी कि इनके जो ये प्रोफेसर रहे, चाहे AR देसाई, GS घुरी, तो इनके कई सारे शिष्य रहे। जिन शिष्यों को इन्होंने पढ़ाया उन्होंने भी आगे चल करके समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया, बहुत सारा योगदान दिया, समाजशास्त्र के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया, समाजशास्त्र में तमाम सारे शोध किए गए इनके शिष्यों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं पे खुद तो इन्होंने अपना योगदान दिया ही समाजशास्त्र में, और इनके शिष्यों ने भी बहुत समाज मतलब कि योगदान दिया। ठीक है, GS घुरिये जी की बात की है तो इनका जन्म कब हुआ था, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो GS घुरिये जी का, गोविंद सदाशिवराव घुरिये जी का जन्म हुआ था 12 दिसंबर को 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र के मालोगढ़ गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका? GS घुरिये जी का जन्म कब हुआ था? GS घुरिये जी का जन्म हुआ था बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे कि GS घुरिये जी का जन्म कब हुआ था। GS घुरिये का जन्म कब हुआ था? GS घुरिये का जीवन परिचय बताएं। देखें, GS घुरिये की अगर बात करें तो GS घुरिये जो है इनका जन्म कब हुआ था? 1893 में हुआ था, 12 दिसंबर की डेट को। मृत्यु हुई थी इनकी कब? 1983 ईस्वी में। ठीक है, और भारत के समाजशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन में काफ़ी भूमिका निभाई। मालवड़ में इनका जन्म हुआ था, मालवड़ में। ठीक है, इसके अलावा आर्यन एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल चिरगांव बॉम्बे में पढ़ाई करी, और उन्होंने बहादुर खान जी हाई स्कूल जूनागढ़ में भी पढ़ाई करी। BA संस्कृत से किया, MA संस्कृत से किया। इसके अलावा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD हासिल करी। समाज की जटिल सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रथाओं पर गहरी अंतर्दृष्टि डाली। जाति समुदाय, आदिवासी समुदाय, भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन पर काम किया। भारतीय कला और वास्तुकला के विभिन्न रूपों की खोज करी। भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन किया। तो गोविंद सदाशिवराव घुरिये ये थे। ठीक है, मालवगढ़ में इनका जन्म हुआ था, मालवगढ़ में। ठीक है, और गांव है वो। इनका परिवार शिक्षित और संस्कारित था, इसलिए आप पर परिवार के संस्कारों का, उनके विचारों का, परिवार की जो गतिविधियां थीं उनका गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसके अलावा आपका शैक्षिक कैरियर प्रथम श्रेणी का है। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण करी, मास्टर ऑफ ठीक है आर्ट्स की परीक्षा उत्तीर्ण करी। 1919 में बंबई विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय पढ़ाने के लिए पैट्रिक गैड्रिस को आमंत्रित किया। घुरिये इनसे बहुत प्रभावित थे, पैट्रिक गैड्रिस से, और स्वयं पैट्रिक भी GS घुरिये की प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। यानी कि पैट्रिक गैड्रिस जब पढ़ाने आए बंबई विश्वविद्यालय में तो उनसे बहुत प्रभावित हुए 1919 ईस्वी में। कौन? GS घुरिये। और GS घुरिये की प्रतिभा ने पैट्रिक जो गैड्रिस थे, समाजशास्त्र के बढ़िया विद्वान माने जाते हैं, उनके ध्यान को अपनी ओर खींचा, आकर्षित किया उनको। ठीक है, क्योंकि प्रतिभावान थे ये। उनकी सिफारिश पर बंबई विश्वविद्यालय ने घुरिये को लंदन भेजा। चूंकि पैट्रिक गैड्रिस ने जो है सिफारिश करी कि भाई ये बहुत विद्वान आदमी है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, इसको आप भेजो। तो बंबई विश्वविद्यालय ने क्या किया? GS घुरिये को लंदन भेजा। कुछ समय तक LT हाबहाउस के साथ अध्ययन के बाद WRH रिवर्स के पास कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चले जाते हैं, और वहाँ घुरिये ने अनेक लेख लिखे तथा रिवर्स के निर्देशन में, रिवर्स जो कि प्रोफेसर बड़े समाजशास्त्र के, उनके निर्देशन में काम किया। उनके जो है उन्हीं के अंडर में रह करके PhD करी, और एथनिक थियरी ऑफ कास्ट यानी जाति का प्रजातीय सिद्धांत विषय पर अपना शोध यानी कि इस पर रिसर्च करी। किस पर? ये इनका टॉपिक था, एथनिक थियरी ऑफ कास्ट यानी जाति का प्रजातीय सिद्धांत विषय पर अपना शोध कार्य किया, तथा 1923 में उन्हें PhD की उपाधि प्राप्त हुई। घुरिये के कार्यों पर रिवर्स का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि रिवर्स जो थे उन्हीं के अंडर में इन्होंने PhD करी थी, तो उनका प्रभाव जाहिर सी बात है दिखेगा। ठीक है, तो रिवर्स का प्रभाव इन पर साफ साफ दिखता है।
और उनका झुकाव मानव शास्त्रीय विषयों जैसे कि नातेदारी क्या है, प्रसारवाद की ओर ज़्यादा रहा घुरिये का। घुरिये ने शोध कार्य की समाप्ति के पूर्व ही रिवर्स का देहावसान हो गया था, यानी कि जब ये अपनी पीएचडी का पूरा ब्यौरा जो है उसको सबमिट करते, उससे पहले इनके प्रोफेसर रिवर्स का देहावसान हो गया था, मृत्यु हो गई थी। 1924 ईस्वी में उन्हें बम्बई विश्वविद्यालय किन्हें प्रोफेसर जीएस घुरिये को बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के रीडर और विभाग अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया। 1934 ईस्वी का समय है बेटा, घुरिये को प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया तथा 1959 ईस्वी में वे वहाँ से सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो गए। और इसके बाद भी उनकी सेवाएं लेने के लिए बम्बई विश्वविद्यालय ने उनके लिए प्रोफेसर एमरिट्स या एमरिट्स प्रोफेसर का एक नया पद सृजित कर दिया बम्बई विश्वविद्यालय ने। घुरिये ने 25 से अधिक पुस्तकों की रचना करी और लगभग उन्होंने 800 एमए छात्रों को शोध कार्यों एवं 87 छात्रों को डॉक्टरेट हेतु शोध कार्य के लिए निर्देशित किया, यानी 800 एमए के छात्रों को शोध कार्य के लिए मोटिवेट किया। इसके अलावा 87 छात्रों को उन्होंने मतलब कि डॉक्टरेट यानी पीएचडी के शोध कार्य के लिए निर्देशित किया, यानी 87 प्रोफेसर इन्होंने बनवाए, आप ऐसा समझे, ठीक है। घुरिये के लेखन में इतिहास, मानवशास्त्र, समाजशास्त्रीय परंपराएं, ये सारी चीज़ें विद्यमान आपको दिखाई पड़ेंगी। जीएस घुरिये ने स्वयं ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने छात्रों को भी अनुभव पर आधारित अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए मोटिवेट किया, केवल किताबी ज्ञान पर फोकस ना करके अनुभव के ज्ञान पर फोकस करवाया। उन्होंने भारत के अनेक समाजशास्त्र के अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करी। वे खास करके एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के 1945 से 1950 तक अध्यक्ष भी रहे जीएस घुरिये। तो बहुत ही ख्याति प्राप्त विद्वान हैं, इसीलिए इनका आज हम अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में। घुरिये ने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की भी स्थापना करी। तो आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर जीएस घुरिये, प्रोफेसर जीएस घुरिये ने करी, ठीक है। 1952 ईस्वी में सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा था, सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो आप बताएंगे सोशोलॉजिकल बुलेटिन नाम की पत्रिका का प्रकाशन भी जीएस घुरिये ने किया। आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की प्रमुख समाजशास्त्रीय पत्रिकाओं में से एक पत्रिका मानी जाती है सोशोलॉजिकल बुलेटिन, जो 1952 में चलाई गई थी जीएस घुरिये के द्वारा। 1966 तक इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे सोशोलॉजिकल बुलेटिन के। और इस तरीके से आप देखते हैं बहुत ज़्यादा इनका जो शिक्षा वाला जीवन रहा या जो भी जीवन रहा इनका बड़ा ही सफल रहा, और इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करी और लोगों को बहुत ज़्यादा शिक्षा प्रदान करी और समाज शास्त्र को समृद्धि करने के किसी भी मार्ग को नहीं छोड़ा, यानी हर तरफ से इन्होंने समाजशास्त्र को कुछ दिया ही, ठीक है। समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया। डॉक्टर जीएस घुरिये का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके शोध के विषय निरंतर बदलते रहते थे। वो लगातार शोध अन्य विषयों पर किया करते थे। उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था, यानी उनके जैसा कोई और नहीं था। वे प्रतिभा संपन्न तो थे ही, पर मौलिक कार्य में उनकी रुचि थी। वो किसी का पीछा नहीं करते थे, किसी के बनाए गए मार्ग पर ना चलने वाले, यानी वो हमेशा लीक से हट करके चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा से अपने बनाए हुए मार्गों पर चलना पसंद किया, दूसरों के मार्गों पर चलने से कतराते थे। यानी वो कहते थे कि भाई हम अपना मौलिक काम करेंगे, खुद का काम करेंगे, खुद एक नई चीज़ें लाएंगे। आगे चल करके उनके शोध कार्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया, बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने जाति पर रिसर्च किया, वर्ग पर रिसर्च किया, व्यवसायों पर रिसर्च किया, संस्कृति और समाज परिवार पर रिसर्च किया, नातेदारी पर अपने विचार दिए, जाति और प्रजातियों पर विभेद की की बातें बताई, वैदिक भारत पर रिसर्च किया, ग्रामीण क्षेत्रों के देवी देवताओं पर रिसर्च किया, अनुसूचित जनजातियों पर अपने विचार दिए। ऐसे तमाम प्रकार के मौलिक विषय जो कि अन्य समाजशास्त्रियों ने नहीं उससे पहले सोचे थे, उन सभी पर इन्होंने अपने विचार दिए। यही कारण है कि उन्होंने भारत में ही समाजशास्त्री के रूप में ख्याति प्राप्त नहीं की, बल्कि विदेशों में भी अपने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। विदेशों में भी इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त करी, विदेशों में भी आज भी इनको सिलेबस में रख करके लोग पढ़ते हैं। उनके समाजशास्त्र के योगदान ने भारतीय समाजशास्त्र की सशक्त नींव रखी, जो आगे चल करके विकसित हुई और पनपी। और इस तरीके से समाजशास्त्र जो है उसको भारतीय
अगर देखें भारतीयता के दृष्टिकोण से तो या भारतीय समाजशास्त्र के जनक, तो आप कह सकते हैं हाँ जीएस घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सारे विद्वानों ने इनको जो है जनक कहा भी है। डॉक्टर जीएस घुरिये की कृतियों की एक लंबी सूची है, उन सभी का यहाँ उल्लेख करना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, उनको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। उनका प्रकाशन वर्ष भी प्रश्न परीक्षा में खूब आता, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो जिन बच्चों को पीडीएफ प्राप्त करना है वो पीडीएफ हमारे साथ जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो भी क्लासेस होती हैं आपकी यूट्यूब पर या कहीं पर भी जो क्लासेस होंगी आपकी प्राइवेट यूट्यूब वीडियो हो या पब्लिक यूट्यूब वीडियो हो, सभी की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको जुड़ना कैसे है, 9161 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है। आपके लिए व्यवस्था ये की गई कि अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपके लिए व्यवस्था क्या की जाएगी, आपको पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ फीस पेमेंट करने होंगे। केवल 100 रुपये फीस में आपको दो सब्जेक्ट जो आपके होंगे, जैसे सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, एक एजुकेशन है, दोनों होगा। पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे, तो दो मेजर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी, और जो एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होता है उसकी भी तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है, तो बेहतर तैयारी हो जाएगी। इसमें क्या होगा, आपको जब भी लाइव क्लास होगी तो उसकी लिंक उस ग्रुप में मिलेगी जहाँ पर आपको जोड़ा जाएगा। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगी उन सभी की। इसके अलावा आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर आपके जैसे दो टाइप के होंगे, एमसीक्यूज वाले मॉडल पेपर आपके लिए तैयार हो रहे हैं, और जो आपके सब्जेक्टिव होते हैं यानी लिखित मॉडल पेपर, वो भी आपके लिए व्यवस्थित कर दिए गए हैं। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। इसमें आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर मैं इंक्लूड करवाऊंगा, ठीक है, जो भी मिलेंगे हमारे पास। तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए बेहतर तैयारी हो जाएगी, और परीक्षा यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी होने वाली है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी हो जाएगी, तो इसमें आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको लिखना पड़ना है, सारी जानकारी आपको बताने का प्रयास, आपका डाउट वगैरह भी क्लियर होता है, और आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाते हैं। जिनको भी जुड़ना है बच्चे वो जुड़ सकते हैं, 9161 93 60 62 पर एसएमएस करिए और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। चले, तो जीएस घुरिये की हम रचनाओं को देखते हैं बाबू। जीएस घुरिये की अगर बात की है तो जीएस घुरिये की जो पहली रचना है वो कौन सी है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। 1932 ईस्वी में पहली रचना इनकी प्रकाशित होती है। ये सब क्रम से लिखी हुई हैं। तो पहली रचना इनकी है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, 1932 में प्रकाशन हुआ। बड़ी फेमस पुस्तक, कौन सी रचना, कास्ट माने होता है जाति, रेस माने होता प्रजाति। तो जाति और प्रजाति, जो भारत की जातियां और प्रजातियां, ठीक है, 1932 में उन पर काम किया, उन पर पुस्तक लिखी। तो ये पुस्तक इनकी बड़ी फेमस है। दूसरी पुस्तक जो इन्होंने लिखी वो है सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल। सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल, ये पुस्तक जो है इनकी है, 1938 में प्रकाशन हुई। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक हमेशा पूछी गई है। प्रकाशन भी ध्यान रखें, 1932 में पहली पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये जीएस घुरिये की पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक 1945 में प्रकाशित हुई, ये भी प्रश्न पूछा गया कई बार। कल्चर एंड सोसाइटी, ठीक है, किसकी पुस्तक है, जीएस घुरिये की पुस्तक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये सारी पुस्तकें किसकी है बेटा, ये सारी पुस्तकें हैं जीएस घुरिये की। किसकी पुस्तकें हैं, जीएस घुरिये की पुस्तकें हैं, ठीक है। ये जीएस घुरिये की पुस्तकें बेटा, ये बात ध्यान रखेंगे। चौथी पुस्तक है इनकी द ऑबेगरीज, मतलब कि ऑब रीजनर्स एंड सो कॉल्ड एंड दियर फ्यूचर, 1943 में प्रकाशन हुआ। उतनी इंपॉर्टेंट पुस्तक नहीं है। अगली पुस्तक है आफ्टर अ सेंचुरी एंड अ क्वार्टर। आफ्टर अ सेंचुरी एंड अ क्वार्टर, ये पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई। बढ़िया पुस्तक है, परीक्षा में आई हुई है। इसके अलावा कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, बहुत ही फेमस पुस्तक, एकदम से जुबान पे रट लीजिएगा। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक जो है 1961 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक, तो जिस पर मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं, इस पुस्तक को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पुस्तकें परीक्षा में हमेशा पूछी गई, रिपीटेड क्वेश्चंस है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे ये सारी पुस्तकें, ठीक है। तो ये सब पुस्तकों को याद कर लीजिएगा। जैसे कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक याद कर लीजिएगा, कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक याद कर लीजिएगा, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक याद कर लीजिएगा, 1961 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा अगली पुस्तक आपकी है फॉर्नली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। ये भी पुस्तक एक बार परीक्षा में पूछी गई है, 1962 में प्रकाशित हुई।
अगला क्वेश्चन आपका है सिटीज एंड सिविलाइजेशन, पुस्तक बड़ी फेमस है। सिटीज एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखा है? जीएस घुरिये की है। इसके अलावा एनाटॉमी ऑफ आ रूरबन कम्युनिटी या अर्बन कम्युनिटी, तो एनाटॉमी ऑफ मतलब कि अर्बन कम्युनिटी, ठीक है, अर्बन कम्युनिटी 1963 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा अगली पुस्तक है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक 1963 में 100% क्वेश्चंस आएगा, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगली पुस्तक है द महादेव कोलिस 1963 में, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर। आगे देखते हैं, अगली पुस्तक आपकी आ चुकी है। अगली पुस्तक है द इंडियन साधुज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षा में हरदम पूछा जाता है। जीएस घुरिये की पुस्तक है, परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न। 1963 में आपकी पुस्तक आई द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 1963 में जीएस घुरिये की पुस्तक है। द इंडियन साधुज पुस्तक जीएस घुरिये की है, 1964 में प्रकाशित हुई। ये सब पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हमेशा पूछी गई। इसके अलावा सोशल ट्रांजिशन इन इंडिया, बड़ी फेमस पुस्तक, ये भी प्रश्न 1968 में प्रकाशित हुई पुस्तक है। ये पुस्तक परीक्षा में हमेशा पूछी जाने वाली पुस्तक है, यानी जीएस घुरिये से ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे पुस्तकों को लेकर के। ऑब्जेक्टिव परीक्षा अगर हो रही तो ये पुस्तकों के नाम आप याद रख लीजिए जिन पर मैं फोकस कर रहा हूँ। सोशल ट्रांजिशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जीएस घुरिये। इसके अलावा अगली पुस्तक है आपकी आई एंड अदर एक्सप्लोरेशन, 1973 में आई पुस्तक, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वेदर इंडिया 1974, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी, इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी एक आध दो बार परीक्षा में पूछी गई, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैदिक इंडिया 1979 में पुस्तक आई, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी और सारी हैं। और द ब्रिंग कोल्डर्न ऑफ नॉर्थ ईस्ट 1980 में पुस्तक प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से ये सारी पुस्तकें जिन पर मैंने स्टार बना रखा है, ये सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट पुस्तकों के नाम। सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक आपकी है इंडियन रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा सोशल ट्रांजिशन इन इंडिया पुस्तक याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द इंडियन साधुज 100% इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके अलावा अगली पुस्तक है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते चलेंगे। इसके अलावा और पुस्तक जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है, कास्ट क्लास एंड मतलब कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। इसके अलावा आपकी पुस्तक अगर मैं बताऊं तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पुस्तक, ठीक है। इसके अलावा सिटीज एंड सिविलाइजेशन पुस्तक इंपॉर्टेंट है। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन साधुज पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी पुस्तकें परीक्षा में पूछी गई हैं, चूंकि सारे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर मैं रिसर्च करता हूं, तो मुझे सारे दिमाग में बैठे रहते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं किस विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो इस वजह से आपको बड़ा बेनिफिट्स होगा इन चीज़ों को जानने में, ठीक है। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, एक बार जान लीजिएगा, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो इस तरीके से हमने आपको समझाया बताया। तो जीएस घुरिये की पुस्तकों को आपने समझा। घुरिये ने निम्नलिखित संस्थानों या संस्थाओं में विभिन्न पदों पर काम भी किया, जैसे कि इन्होंने किस पर काम किया। 1934 में इंडियन साइंस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 1934 में आपकी प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई, 1934 में, ठीक है, प्रोफेसर बने। इसी वर्ष 1934 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई शाखा की प्रबंधन समिति का सदस्य इनको बनाया गया। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई शाखा के प्रबंध समिति का सदस्य इनको कब बनाया गया? तो 1934 में बनाया गया। अगला पॉइंट है कि 1942 में बम्बई के एथ्रोलॉजिकल या एंथ्रोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनाए गए। कब? तो एंथ्रोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष जीएस घुरिये कब बने? 1942 में, प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा घुरिये ने ही इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी को मूर्त रूप प्रदान किया। आपसे पूछता है कि इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी को मूर्त रूप किसने प्रदान किया, तो आप बताएंगे जीएस घुरिये ने प्रदान किया। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि 1952 में सोशोलॉजिकल बुलेटिन नाम का जो एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक भी जीएस घुरिये रहे। ये भी बड़ा फेमस पुस्तक है, प्रश्न बहुत ही फेमस है। तो ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट डाउन करते चलेंगे। नोट करने की इच्छा नहीं तो आप जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। आगे देखेंगे, डॉक्टर जीएस घुरिये ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए और समाजशास्त्र को एक नई दिशा प्रदान की। डॉक्टर जीएस घुरिये का देहावसान 1983 ईस्वी में हो जाता है। इस तरीके से इनका जीवन परिचय आपने समझा। अब इनके कुछ जाति को लेकर के जो विचार दिए थे डॉक्टर जीएस घुरिये ने, जाति संबंधी विचार बड़े फेमस हैं। तो जाति संबंधी विचार को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इन्होंने जाति को लेकर के क्या विचार दिए हैं जीएस घुरिये साहब ने।
डॉक्टर जीएस घुरिये कहते हैं जाति को लेकर के, देखिए हेडिंग डालेंगे, डॉक्टर जीएस घुरिये की जाति संबंधी विचार। चाहे देखिए डॉक्टर मतलब और प्रोफेसर मतलब एक ही बात होती है। अब डॉक्टर चूंकि जब नया नया प्रोफेसर कोई बनता तो उसको डॉक्टर कहता, असिस्टेंट प्रोफेसर, और जब वो पूर्णतः प्रोफेसर 10 साल तक लगभग अपना काम करता है अच्छे तरीके से, तो वही व्यक्ति जो है प्रोफेसर कहलाने लगता है। ठीक है, जाति की अवधारणा देखते हैं बेटा। ठीक है, जाति की अवधारणा सन 1921 ईस्वी में जब जीएस घुरिये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अपने शोध के लिए जाति, वर्ग और व्यवसाय विषय को चुना। लगभग 58 वर्षों के पश्चात भी उनकी पुस्तक जाति, वर्ग और व्यवसाय विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए उपयोगी बनी हुई है आज। इस पुस्तक में 326 पृष्ठ हैं, 326 पृष्ठ हैं और 12 अध्याय हैं। इस पुस्तक का प्रथम अध्याय है जाति व्यवस्था की विशेषताओं पर जो है केंद्रित है। जाति व्यवस्था की विशेषताओं को लेकर के अपनी पुस्तक जाति, वर्ग और व्यवसाय को लेकर के इन्होंने जो है पहला अध्याय जो लिखा वो जाति व्यवस्था की विशेषताओं पर केंद्रित है। इस पुस्तक में अध्याय का प्रारंभ जो है जीएस घुरिये इस बात से करते हैं कि विदेशी पर्यटकों के लिए भारतीय जाति व्यवस्था कौतूहल यानी विचलन की स्थिति और जिज्ञासा जानने की इच्छा की वस्तु रही है। ठीक है, भले ही वे इतने मतलब इसके संपूर्ण प्रकारात्मक पक्ष से परिचित नहीं हों, पर वे इस बात से परिचित जरूर होते हैं जो विदेशी आते हैं कि हिंदू समाज या समूह जो है और जातियों यानी कास्ट में बटा हुआ है। हिंदू समूह सभी लोग जानते हैं कि हिंदू जो है ये कई समूहों में, कई जातियों में बटा हुआ है, ये बात सभी जानते हैं। ठीक है, ये बात आप देखो, चूंकि विचलित चीज़ें हैं और विचलन की बातें बताई कि भाई सभी लोग अलग अलग तरीके से काम भी करते हैं, फिर भी एकता सभी में विद्यमान है। संसार के सभी देशों में जाति व्यवस्था किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उनका प्रकारात्मक स्वरूप अलग अलग है। असंख्य विद्वानों और शोधार्थियों ने जाति व्यवस्था पर कार्य किया। उन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। अलग अलग परिभाषाओं के कारण जाति व्यवस्था की किसी एक परिभाषा को मान्यता नहीं दी जा सकती, अथवा जाति की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा या सभी के द्वारा जो परिभाषा मानी जाए ऐसी परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि जातियों की विशेषताएं लगातार बदलती रहती हैं और ऐसी बदलती विशेषताओं के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो विशेषताएं जो होती हैं वो लगातार बदलती रहती हैं। मतलब जाति की विशेषताएं हमेशा, जाति में तमाम प्रकार के उनके जो आंतरिक मामले हैं या चीज़ें, बाहरी चीज़ें हैं, वो सब बदलती रहती हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, खान पान हो, प्रतिबंध हो, नियमों की व्यवस्था हो, सर्वमान्य मूल्य हो, रीति रिवाज हो, उन सभी में चेंजमेंट आता रहता है। ऐसे में किसी एक जाति का रीति रिवाज अलग है, दूसरी जाति का अलग होगा, तीसरी का अलग होगा, चौथी का अलग होगा। ऐसे में जाति व्यवस्था को लेकर के एक सर्वमान्य परिभाषा कोई भी विद्वान देने में सक्षम नहीं है और ना दे ही सकता है। तो ऐसे में जब ये चीज़ें बिल्कुल संभव नहीं है, तो ऐसे में कोई सर्वमान्य परिभाषा भी इसकी नहीं दी जा सकती। इसलिए जाति की जटिलता को देखते हुए इसकी परिभाषा करना कठिन हो जाता है। डॉक्टर जीएस घुरिये ने इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए जाति की परिभाषा करना कठिन है, इसलिए वे इसकी विशेषताओं के आधार पर जाति की व्याख्या करते, कहते हैं कि भाई देखो एक परिभाषा इसकी नहीं दिया जा सकता, इस वजह से इसकी परिभाषा को समझने के लिए हम इसकी व्याख्या करेंगे, जाति व्यवस्था की विशेषताओं को समझाएंगे, जाति व्यवस्था की विशेषताओं को बताएंगे और इसके अकॉर्डिंग चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, जाति शब्द की अगर बात करें तो कास्ट, कास्ट शब्द जो है पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नस्ल, प्रजाति या भेद। डॉक्टर हर्बर्ट रिजले ने जाति की परिभाषा करते हुए कहा कि जाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है जाति का, एक काल्पनिक पूर्वज होता है, मानव या देवता से एक सामान्य वंश परंपरा का दावा करते हैं और एक ही परंपरात्मक व्यवसाय को करने पर बल देते हैं। ठीक है, और जो अपना जैसा मत व्यक्त करने में योग्य होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जातियों को लेकर के जो चीज़ें बटी हुई हैं वो उनका एक काल्पनिक पूर्वज होता है जो उन्हीं के नाम पर जाति बनाई जाती है। ठीक है, और एक सामान्य नाम होता है जाति के, जैसे जाति हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय या मौर्य या शुक्ला, मतलब जो भी आप मान सकते हो ये जाति हो गई। ठीक है, अब वो अपने हिसाब से चीज़ें, चूंकि उनका एक सम्मान होता है कि भाई हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, मानव या देवता से एक सामान्य वंश परंपरा का वो दावा करते हैं, एक ही परंपरात्मक व्यवसाय को करते हैं। ठीक है,
जैसे ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग, तो ब्राह्मण में क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब करते हैं, ऋषि मुनि की संतानें होते हैं, और जो है तमाम प्रकार की चीज़ें, वेद वगैरह का अध्ययन अध्यापन हो गया, ये सब करवाते हैं। तो इस तरीके से क्षत्रिय क्या करते हैं, क्षत्रिय अपना युद्ध के में प्रवीण होते हैं, ठीक है। आजकल भी आप देखते रहे फौज वगैरह में क्षत्रिय लोगों की ज़्यादा संख्या है, क्षत्रिय लोग जाते हैं, क्योंकि वो डरते कम हैं, उनके अंदर लड़ने की क्षमता होती है, उनके खून में ही होता है युद्ध करना, ठीक है। ऐसे में ब्राह्मण लोग अधिकतर आपको शिक्षक मिलेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों का काम ही है शिक्षा देना, शुरुआत से वही चीज़ें करते आए हैं। तो ऐसे में वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किसी भी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने में सक्षम हो जाते हैं अन्य टीचरों की अपेक्षा। इस वजह से ब्राह्मण लोग अधिकतर आपको टीचर मिलेंगे, ठीक है। जो बनिया लोग मिलेंगे अधिकतर आप देखते हैं बड़े बड़े जो है, जो मैनेजमेंट के काम होंगे या व्यापार के काम होंगे उससे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो बड़े बड़े जो कलाकार होंगे, जैसे कि चित्रकारी करना हो गया, या कोई भी कलाकारी करना हो गया, पेंटिंग करना हो गया, या फिर बड़े बड़े जो कलाकार या तमाम प्रकार के चीज़ों को बनाना हुआ, इंजीनियरिंग जो दिमाग होता है, वो सब आप देखते हैं शूद्र वगैरह, या फिर जो है और भी जाति। वैसे तो अब सारी जाति के लोगों ने उसमें काम करना शुरू कर दिया है, हर एक पेशे में हर एक जाति के लोग जाते हैं। लेकिन पहले क्या था कि भाई हर जाति का पेशा अलग अलग डिसाइड होता था कि भाई फलाने जाति को ये करना है, फलाने को ये करना है, इस तरीके से। मजूमदार और मदान कहते हैं कि जाति एक बंद वर्ग होता है, ठीक है, यानी एक बंद वर्ग होता है, इसमें खुलापन नहीं होता है। क्लियर? ये परिभाषा बड़ी फेमस हुई है, तो परीक्षा में प्रश्न पूछा था जाति एक बंद वर्ग किसने कहा, तो मजूमदार और मदान ने कहा। जीएस घुरिये के द्वारा जाति की जो परिभाषा दी गई, विशेषता दी गई, वो बड़ी परफेक्ट थी। तो जाति की भारतीय अवधारणा उन्होंने क्या बताई है, जीएस घुरिये ने, उसको समझते हैं। देखिए व्याकरण के अनुसार, देखिए तो जाति शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, जान प्रादुर्भावे धातु, संस्कृत का धातु, उससे हुई है। जन्म, जननी, जनक आदि इसी धातु के द्वारा निर्मित हुए हैं, जन प्रादुर्भाव से। जाति का संबंध जन्म से निश्चित ही किसी न किसी रूप में रहा होगा। हम यह कह सकते हैं कि जैसे मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है, पशु पशु को जन्म देता है, इस तरह दोनों की जाति अलग अलग होती है। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस नस्ल की यह जाति है। नस्ल के अंतर्गत अनेक जातियां आती हैं। सामान्यतया विद्वान इस संबंध में तर्क उपस्थित करते हैं कि आरंभ में भले ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति शब्द के द्वारा संबोधित किए जाते हों, किंतु इसका विकास कालांतर में, समय बीतने के बाद में अवश्य ही इसी रूप में विकसित हुआ होगा जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में जन्मा वही उसकी जाति कहलाती थी। और इन्हीं के आधार पर सामाजिक व जातिगत नियमों का निर्माण किया गया। और यह विचारधारा जाति के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करती है, यानी जाति के व्यापक अर्थ को स्पष्ट नहीं करती है। यह केवल आंशिक रूप से सत्य हो सकती है बातें, पर सर्वव्यापी रूप से भारतीय जाति की अवधारणा का कोई सशक्त आधार दिखाई नहीं पड़ता। इसके पीछे ना कोई वैज्ञानिक तर्क है और ना कोई विश्लेषण ही दिखाई पड़ता है। और इस दृष्टि से जीएस घुरिये की जाति संबंधी अवधारणा उचित मालूम पड़ती है। और जाति को लेकर के जो उन्होंने बताया, देखिए जाति जन्म पर आधारित होती है, ये बात कह सकते हैं, लेकिन जो वर्ण होता है वो कर्म पर आधारित था। जब व्यवस्था हुई, जब उत्पत्ति, या एक श्लोक आता है कि ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरुतदस्य वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजयतः, यानी कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुखमंडल से, भुजाओं से क्षत्रिय, और उधर से यानी कि मतलब जंघों के आसपास से आप देखते हैं कि शूद्र की उत्पत्ति, और पैरों से आप मतलब जंघों से वैश्य की उत्पत्ति, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये वर्ण जो हैं इनको पहले डिसाइड किया गया था, कर्म के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड हुए कौन, वर्ण। फिर वर्ण जो है धीरे धीरे करके वर्ण में जो है बंटवारा हुआ, तो वर्ण से बनी जातियां तमाम सारी, एक एक वर्ण की कई सारी जातियां निकली। अब जातियां जो थी बेटा ये जन्म पर आधारित थी पहले से ही, और वर्तमान में भी जन्म पर ही आधारित जातियां हैं, लेकिन शुरुआत हुआ था कर्म पर और हो गई फिर जन्म पर। तो अब जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय घर में हुआ क्षत्रिय से, मैं शुक्ला के यहाँ पैदा हुआ तो मैं मेरे नाम के पीछे शुक्ला आधार कार्ड में पहले से लगा है, या आधार कार्ड में हम शुक्ला ही लिखवाएंगे। आप बदल सकते हो, आपका मन हो आप बदल सकते हो, लेकिन जो एक जन्म सिद्ध अधिकार है वो आपको मिल जाता है टाइटल अपने पप्पा का, ठीक है। तो जाति यही चीजें आपको प्रदान करती है। आगे देखिए जीएस घुरिये की अगर बात की जाए, जीएस घुरिये की जाति व्यवस्था की विशेषताएं। जीएस घुरिये कहते हैं, जीएस घुरिये ने हिंदू समाज की जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई। तो आपसे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा आता है कि जीएस घुरिये की जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं हैं, तो 6 विशेषताएं हैं। एक एक विशेषताओं को समझते हैं। पहली विशेषता, देखिए समाज का खंडात्मक विभाजन इन्होंने प्रस्तुत किया।
जाति की पहली विशेषता क्या है? समाज का खंडात्मक विभाजन होती जाति। जातीय सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी संपत्ति पर नहीं बल्कि उस जाति पर डिपेंड करती है जिसमें उनका जन्म हुआ है। भारत में संपत्ति के आधार पर व्यक्ति का वर्ग निर्धारित नहीं होता है, जैसा कि यूरोप में होता है कि इसके पास पैसा ज़्यादा है तो पूंजीपति वर्ग हो गया, पैसा कम है तो आप जो है एक कुलीन वर्ग या सरभारा वर्ग के हो गए या गरीब वर्ग के हो गए, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है कि आप ब्राह्मण हैं तो आप उच्च हैं, उससे नीचे क्षत्रिय, फिर उससे नीचे वैश्य, फिर आप शूद्र। तो इस तरीके से आपका जाति डिसाइड करती है कि आप किस तरीके कितने ऊंचे पद पर हैं, ठीक है। समाज में स्तरीकरण का जो एक मापदंड है वो जाति डिसाइड होता है कि भाई आप जाति से हैं। जैसे एक ब्राह्मण का लड़का छोटा ही क्यों ना हो 15 साल का, लेकिन एक क्षत्रिय जो होता है 35 साल का, वो उस 15 साल के बच्चे को पैर छू करके प्रणाम करता है कि पंडित जी प्रणाम। तो ये जाति व्यवस्था का खंडात्मक विभाजन ही है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रकार से वर्ग जो होता है, जो मतलब जो डिसाइड होता है, पैसों पर कोई फोकस नहीं होता है। बड़े बड़े अमीर व्यक्ति जो होते हैं, जो विद्वान होता है, उनके आगे झुक जाता है। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से समाज का खंडात्मक विभाजन जो है वो जाति व्यवस्था का पहली विशेषता है। किसके अनुसार? जी.एस. घुरिये के अनुसार। जाति व्यवस्था ने समाज को खंडों में विभाजित किया, समुदायों में विभाजित किया। एक जाति को अपने जाति समुदाय के प्रति प्रेम की भावनाएं होती हैं। एक जाति समुदाय का व्यक्ति अपने जाति के सदस्यों के लिए उचित कार्यों को संपन्न करता है। अधिकांश जातियां ब्राह्मण और क्षत्रिय को श्रेष्ठ मानती हैं। जातियों पर नियंत्रण का कार्य जाति पंचायत किया करती हैं। जाति व्यवस्था में जाति पंचायत के निर्णयों को सर्वोपरि माना जाता है। जाति पंचायत में जो निर्णय हो जाता है वही एक प्रकार से ब्रह्मा की लकीर मान लीजिए। जाति पंचायत के निर्णयों के विरुद्ध जाना दंडनीय अपराध माना जाता है। सामान्यतः व्यक्तियों को 5 प्रकार के दंड दिए जाते हैं इसमें जाति व्यवस्था में। कौन कौन सा दंड दिया जाता है भैया? सबसे पहला होता है जाति से अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से बहिष्कृत कर देना। आपको उस जाति से हो सकता है निकाल दिया जाए अगर आपने कोई गलत कर्म किया तो, ठीक है। या फिर अस्थायी रूप से हमेशा के लिए हटा दें, या फिर कुछ दिनों के लिए आपको जाति से निष्कासित कर दें। दूसरा दंड होता है जुर्माना, आपको पैसे की जुर्माना दे दिया जाए। तीसरा होता है अपने जाति के व्यक्तियों को खिलाना पिलाना पड़ सकता है आपको। जैसे कि आपने कुछ किया तो आपको पता लग सकता है कि आपने भैंस मतलब कि मान लेते किसी पशु को मार दिया, अब जैसे गाय किसी ने मार दिया या गाय किसी से मर गई या बैल मर गया, तो उसको हत्यारी लगती थी पहले, मतलब आज भी लगती है। अगर आपने किसी एक डंडा मार दिया, भले ही बैल मरा मरा पहले से हो और उसको एक डंडा आपने मारा और वो बैल मर जाए, तो आपको हत्यारी लगेगी। समाज आपको माफ़ नहीं करेगा, समाज आपके यहाँ खाना पीना बंद कर देगा। सारे जितने भी भाई पटीदारी होंगे सब आपको छोड़ देंगे। तो उसका प्रायश्चित आपको करना होगा। आपको गंगा नदी के जो है तट पर या बैतरणी के पास जाकर के आपको बछिया छूना पड़ेगा, गौदान करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा, भंडारा या भागवत वगैरह सुन करके भंडारा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में पंडित जी लोग खाएंगे, फिर उसके बाद में पूरा आपकी पटीदारी खाएगी, नहीं उससे पहले कोई नहीं खाएगा। और पूरा पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है। अगर गलती से भी मर गया या फिर आपके छूने से मर गया तो भी आपको प्रायश्चित करना पड़ता है। पापी या भागी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जिसको ब्रह्म हत्या और गौ हत्या ये जुगो जुग रहती है। अगर किसी ब्राह्मण को किसी ने मार दिया या किसी गऊ की किसी ने मार दिया, तो ऐसे में उसको मतलब हत्या का दोष लगता है जो उसने गलत काम किया, ठीक है। उसके लिए उसको प्रायश्चित करना पड़ता है, उसके लिए उसको दंड देना पड़ता है। तो उसको अपने पटीदारी भाई में खिलाना पिलाना पड़ता है, मतलब कि छोटे मोटे दंड के लिए भी पिलाना पड़ता है। तो मैंने बहुत बड़ी बात बता दी जो एक आपके आम जनमानस में आपको देखने को मिलती होगी, कभी कभी आपने अपने गांव एरिया में देखा होगा। शारीरिक दंड भी दिया जाता है। कभी कभी धार्मिक प्रायश्चित करने के लिए भी कहा जाता है। धार्मिक प्रायश्चित मतलब कि कथा भागवत सुन लो, आपको माफ कर दिया जाएगा, इस तरीके से। घुरिया का विचार है कि जातीय प्रशासन की विभिन्नताओं से विभिन्न जातियों के मध्य दूरी बढ़ रही है। उनका यह भी मानना है कि जाति के विवाह और मृत्यु संबंधी क्रियाकलाप अलग अलग हैं। यही जातीय पहचान के आधार भी होते हैं। अलग अलग जातियों में हर एक चीज़ अलग अलग होती है। आप देखते हैं अलग अलग जातियों में विवाह के नियम अलग अलग होते हैं। आप देखते हैं कि जैसे जो हरिजन होते हैं उनमें द्वार पूजा कहीं कहीं पर नहीं होती, कहीं कहीं पर लोग करते हैं। तो सबके लोक रीतियाँ अलग अलग होती हैं। आप समाज में कई प्रकार के नियम कायदे देखते हैं, अपनी अपनी जाति के अपने अपने नियम कायदे होते हैं। दूसरी विशेषता जी.एस. घुरिये कहते हैं जाति की क्या होती है? संस्तरण। संस्तरण माने होता है एक फिक्स स्तर होता है समाज में सबका, कोई बड़ी है कोई छोटी है, कोई उससे छोटी कोई उससे छोटी, इस तरीके से जातियों का विभाजन होता है।
संस्तरण से तात्पर्य होता है सामाजिक स्थिति के आधार पर स्तरों में बांटना, अर्थात जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों को समाज में ऊंची और नीची स्थिति प्राप्त होना कि कौन सी जाति का स्तर ऊंचा है, कौन सी का उससे नीचा है, कौन सा का उससे नीचे, जैसे ब्राह्मण सबसे ऊंचा, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। इस तरीके से ये एक प्रकार से जातियों में पाया जाता है, कौन बड़ा कौन छोटा। इसी स्थिति को संस्तरण कहा जाता है। इन्हीं स्थितियों के अनुसार भी विभिन्न जातियों को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। घुरिये ने जाति संस्तरण को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। भारत में सभी स्थानों पर ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ब्राह्मण सबसे उच्च जाति के माने जाते हैं, किंतु दक्षिण भारत के शिल्पकार निरंतर प्रयास करते हैं कि उनकी सम्मानजनक, भारत में सभी स्थानों पर ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान दिया गया, किंतु दक्षिण भारत के शिल्पकार निरंतर प्रयास करते हैं कि उनकी सम्मानजनक स्थिति ब्राह्मणों से निम्न स्थान पर ना हो। यानी शिल्पकार लोग जो हैं वो भी ब्राह्मणों के टक्कर का एक प्रकार से काम करते हैं दक्षिण भारत में, और वो चाहते हैं कि भाई हमारी भी इज्जत ब्राह्मणों के समान करी जाए। तीसरी जो विशेषता होती है जो है जाति की, जीएस घुरिये के अनुसार, जीएस घुरिये कहते हैं खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होता है। भारतीय जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों के खान पान और व्यवहार पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, अर्थात किस जाति का खाना पीना एक जाति के व्यक्ति स्वीकार करेंगे और किस जाति का नहीं स्वीकार करेंगे, ये सारी चीज़ें फिक्स होती है। जैसे कि एक हरिजन के यहाँ पर या हरिजन का बनाया हुआ एक ब्राह्मण नहीं खाता था पहले, ठीक है, एक क्षत्रिय नहीं खाता था, एक वैश्य भी नहीं खाता था, यहाँ तक कि जो शूद्र वर्ग है, शूद्र वर्ग में ही भी जो चमड़े का काम करता था व्यक्ति, या फिर जो कुछ ऐसा काम करता था जैसे धोबी के यहाँ, ठीक है, हरिजन के यहाँ, ऐसे लोगों के यहाँ लोग खाना नहीं खाते थे पहले, ठीक है, और ये बिल्कुल गलत बात थी। और कुछ एक आध लोगों ने ना खाया होगा इस वजह से, जैसे कि मान लेते हुआ क्या होगा, एक मिनट के लिए समझो कि कोई हरिजन रहा होगा, उसने कोई मतलब कि कोई जैसे चमड़े का काम मान लेते कोई करता है, चमार जिसको कहते हैं, तो उसने एक पर चमड़े का काम कर रहा है, तो कोई ब्राह्मण को भाई अच्छा नहीं लगा हो कि भाई ये चमड़े का काम करता है, हम इसके यहाँ भोजन नहीं करेंगे, तो भाई वो उसकी व्यक्तिगत राय थी, उसने कहा कि भाई चमड़े काम करता है हम नहीं खाएंगे। आज भी कोई चमड़े का काम करेगा और मुझसे कहेगा कि भाई आप पानी पी लो, तो मैं नहीं पीऊंगा, ठीक है, लेकिन वो उसकी व्यक्तिगत राय है। अब इसी चीजों को लोगों ने क्या कर दिया, इसी चीजों को लोगों ने क्या बना दिया, इसी को बना दिया कि भाई अब जो है ये फलाने नहीं किए पंडित जी ने, तो हम काहे के लिए खा लें, तो वो भी नहीं खाए। देखी दाखा में ऐसे ऐसे तमाम एक धारणा बनती चली गई और लोग उनके यहाँ पानी पीना शुरू कर दिए। अब एक चमार ने चमड़े का काम किया था, तो उसकी वजह से उसके यहाँ पानी पीना मतलब पानी पीना बंद कर दिए, उसके नल पर पानी पीना बंद कर दिए, लेकिन सभी को छोड़ दिया उसके लिए आपने, तो ये गलत बात थी ना, बिल्कुल गलत थी। तो यही चीजें जो थी वो बिल्कुल गलत थी जाति व्यवस्था में, और ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए किसी व्यक्ति, अगर कोई ब्राह्मण है, वो एक प्रकार से कोई गंदा मतलब कि कोई ऐसा काम करता है जिसको लोग नहीं पसंद करते हैं या उतना अच्छा नहीं दिखता है, तो उसके यहाँ भी लोग नहीं खाएंगे ना। लेकिन इसी चीज को एक आध लोगों ने किया होगा, उसी को देखा दाखी में ऐसे ऐसे बढ़ा करके चले गए होंगे। आज भारत ऐसा देश है कि आप किसी एक पेड़ पर जाकर, कोई भी पेड़ हो उस पर जाकर के आप एक लोटा जल चढ़ाएं, उस पर 2 ठू जनेऊ चढ़ा दें, ठीक है, 2 ठू पताका बांध दें उस पेड़ के आसपास, और उसके बाद में उस पर डेली जल चढ़ाएं, तो आप देख खड़ाऊ 2 ठू फेंक दें, ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे उस पर 2-3 पत्थर रख दें, आप देखेंगे कि पूरा जो है जो भी लोग जाएंगे उस पर जो है चीजें करने लगेंगे, उसको एक देवस्थान मान लिया जाएगा और उसको पूजना शुरू कर दिया जाएगा। अब कोई धारणा हो या ना हो, लेकिन देखी दाखा में चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आप जाएंगे, कोई चप्पल अगर आप बाहर मंदिर के बाहर चप्पल रख करके चले जाएं, उस चप्पल को अगर कोई व्यक्ति प्रणाम कर लिया तो 4 लोग देखेंगे तो उस चप्पल को प्रणाम करके जाएंगे। तो इस तरीके से देखी दाखा में ऐसे हर धर्म में होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में ऐसी चीजें हैं, सब धर्म में आप देख रहे होंगे कि ये चीजें होती है कि भाई देखी दाखा कि भाई फलाने व्यक्ति जो बड़े आदमी वो कर रहे हैं, हम एक चीज को करेंगे, तो इस तरीके से लोग देख करके करते हैं। तो किस जाति का नहीं करना चाहिए खाना पानी, ये व्यवस्था आप देखते हैं किस जाति के यहाँ खाना पीना खाना है, किस जाति के नहीं खाना है, किस जाति का नहीं, इसके जाति व्यवस्था के स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। घुरिये का विचार है कि खान पान व सामाजिक सहवास के संबंध में विभिन्न जातियों में अंतर देखा जाता है। इन्हें 5 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे प्रथम व्यक्ति होते द्विज, द्विज जातियों में जैसे उच्च जाति के लोग आते हैं उनको द्विज कहते हैं। द्वितीय वे जातियाँ होती जिनके हाथ का पका खाना ब्राह्मण ग्रहण करते हैं, ठीक है, ऐसी जातियाँ जिनके हाथ का बनाया हुआ खाना ब्राह्मण खा लेते हैं, वे एक प्रकार से द्विज जातियों में ब्राह्मण आते हैं। बेसिकली द्विज जाति बेसिकली ऐसी जाति है जिसमें जो जनेऊ पहनते हो, जो यज्ञोपवीत धारण करती है, क्योंकि यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि कहा गया कि यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम
प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप पवित्र पवित्रो व सर्व अवस्थाम गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सावाह्य अभ्यंतरा शुचि। बाहर से और आंतरिक रूप से पुंडरीकाक्ष भगवान शुद्ध करते हैं जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है, या जिस पर एक प्रकार से मतलब ऐसी चीजें हैं कि भाई यज्ञोपवीत पहनना एक शुद्धिकरण माना जाता है। वो ब्राह्मण तब तक नहीं माना जाता जब तक उसका यज्ञोपवीत नहीं हो जाता है, तब तक वह शूद्र के ही समानता, भले वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हो, लेकिन वो संस्कारों से ब्राह्मण बनता है, ना कि जन्म से ब्राह्मण बनता है। हर व्यक्ति एक प्रकार से पैदा होने के साथ साथ वो एक प्रकार से सभी समान होते हैं, लेकिन जब उसके कर्म डिसाइड करते हैं कि भाई वो यज्ञोपवीत धारण करेगा, वो पूजा पाठ करेगा, वो ऐसे चीज़ों को करेगा जो कि जिससे क्या होगा, भगवत प्राप्ति होगी, तो फिर वो ब्राह्मण बनता है। ठीक है, तो जन्म से तो हर व्यक्ति एक प्रकार से समान होता है, लेकिन उसके कर्म उसको एक प्रकार से बड़ा छोटा डिसाइड करते हैं। तो प्रथम जातियां द्विज होती हैं, द्विज में ब्राह्मण। तो द्वितीय जातियां कौन सी होती हैं? जो जाति, जिन जातियों के हाथ का पका हुआ भोजन ब्राह्मण लोग खा लेते हैं, वो द्वितीय जातियां होती हैं। तीसरी जातियां वे जातियां हैं जिनके हाथों से द्विज पानी पी सकता है किंतु खाना नहीं खा सकता है। ठीक है, पानी पी लेगा लेकिन खाना नहीं खाएगा ब्राह्मण। इसके अलावा चौथी वे जातियां हैं जो अस्पृश्य जातियां, अछूत, मतलब अछूत, अस्पृश्य या अछूत नहीं है, फिर भी द्विज इसके यहाँ पानी नहीं लेता है, इसके यहाँ पानी खाना और नहीं खाता है। ठीक है, द्विज चौथी जातियों के यहाँ। पांचवी वे जातियां होती थी जिनसे ब्राह्मण ही नहीं बल्कि कोई भी कट्टर हिंदू कुछ भी नहीं लेता था। इस तरह खान पान पर तरह तरह के प्रतिबंध देखने को मिलते थे। इस तरीके से जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था को एकदम से अंदर से झांका और जाति व्यवस्था को लेकर के बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को बताया। ठीक है, तो ऐसी जातियां 5 प्रकार से बताई गई। पहली जाति जैसे ब्राह्मण या उच्च जाति, दूसरी जाति उससे छोटी जाति, उसके हाथ का खाना ब्राह्मण नहीं खाता था। तीसरी जाति होती थी जिनके हाथों से द्विज पानी, यानी ब्राह्मण लोग पानी पी सकते थे लेकिन खाना नहीं खाते थे, मतलब ये जीएस घुरिये बताते हैं। चौथी वे जातियां जो अस्पृश्य नहीं थी फिर भी द्विज इनके हाथों से पानी नहीं पीते थे, भोजन भी नहीं करते थे। और पांचवी वे जातियां जिस पर कोई भी जाति खाना या पानी कुछ भी उनके यहाँ नहीं खाती थी। ठीक है, या अछूत जातियां। तो इस तरीके से आप देखते हैं जिनको छूने से भी लोग डरते थे, वो अगर नल पे चले गए, नल छू लिया या तालाब या घाट छू लिया तो उसको लोग एक प्रकार से आप अपवित्र मानते थे। तो ऐसी धारणा। ठीक है, तो ये खान पान के प्रतिबंध आपको देखते हैं। चौथी विशेषता जातियों की क्या होती है? चौथी विशेषता नागरिक और धार्मिक नियमों, निर्योग्यताएं, विभिन्न श्रेणियों को विशेष सुविधाएं। ठीक है, क्या होता है? नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं, विभिन्न श्रेणियों को विशेष सुविधाएं भी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। हिंदू जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जाति व्यवस्था के नियमों ने विशेष तौर से ब्राह्मणों की पूजा पाठ और सामाजिक अधिकारों में विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं, जबकि शूद्रों को उनसे अलग रखा है। यह विशेषता संपूर्ण भारत में देखी जा सकती है। दक्षिणी भारत में इसका कठोरता से पालन किया जाता है, जबकि उत्तरी भारत में अस्पृश्य जातियों को गांव से बाहर निवास करना पड़ता था। अस्पृश्य जातियों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे पहले। इस तरह पवित्र और धार्मिक कार्यों में वैदिक मंत्रों, खासकर वेदों में दिए गए मंत्र का प्रयोग ब्राह्मणों के लिए था, अस्पृश्य जातियों के लिए नहीं था। अस्पृश्य जातियां वेदों को नहीं पढ़ सकती थी, यानी वेदों को वो नहीं छूने के अधिकारी थी। अस्पृश्य जातियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन अगर अस्पृश्य जातियों का यज्ञोपवीत हो जाता था, उनका जनेऊ हो जाता था, तो फिर वो पढ़ सकती थी। मतलब कि वो एक प्रकार से क्या कर सकती थी, वो पढ़ सकते थे वैदिक मंत्रों को, वेद को पढ़ सकते थे। यहाँ तक कि ऐसा ब्राह्मण जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ हो वो भी वैदिक मंत्रों को नहीं पढ़ सकता, यह प्रावधान किया गया था। अस्पृश्य जातियों के लिए नहीं, मंदिरों में भी अस्पृश्य जैसे शूद्र जाति के लोग जो है प्रवेश नहीं कर पाते थे पहले, लेकिन आज क्या है, आज सभी लोग प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां पर शूद्रों का प्रवेश वर्जित हो। और भाई देखिए, भगवान के यहाँ किसी भी व्यक्ति को जाने से आप रोक कैसे सकते हैं? आप होते कौन हैं किसी जाति को बहिष्कृत करने वाले कि आप इस मंदिर में नहीं जा सकते, या इस भगवान की पूजा नहीं कर सकते, या ये नहीं पढ़ सकते, वो नहीं कर सकते? ये चीज़ें बिल्कुल एक प्रकार से जो है सहनीय नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल मान्यताएं मतलब मानने योग्य भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें करी गई वो कुछ कारण से की गई होंगी उस समय, लेकिन उसका बीच में आकर के लोगों ने गलत फायदा उठाया और उस वही चीज़ एक प्रकार से थोड़ी गलत हुई। पांचवी विशेषता ये जाति व्यवस्था की बताई गई जीएस घुरिये के द्वारा। पेशे के
अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। संपूर्ण भारत में जातिगत पेशे यानी व्यवसाय रहे हैं, अर्थात जो जिस जाति का व्यक्ति है वह अपने जाति का ही कार्य करता था। यह एक अनुवांशिक परंपरा है कि आने वाली पीढ़ी अपनी ही जाति का कार्य करे। इसलिए ब्राह्मण यह सोचता था कि उसे पुरोहित का कार्य करना चाहिए, और चर्मकार यह सोचता था कि हमको भाई चमड़े का काम करना चाहिए, उसे जूते बनाने का ही व्यवसाय करना चाहिए। अपनी जाति से लोग एक प्रकार से अपने पिताजी जो काम करते थे उस काम को करने में लोगों को किसी भी प्रकार की कोई शर्म या उस महसूस नहीं होती थी। ठीक है, तो अपने संबंधित जूतों संबंधित या चमड़े संबंधित वस्तुओं का व्यापार करता था चमार या चर्मकार। कृषि कार्य के लिए खेतों में श्रमिकों का कार्य करना, सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करना, ये सब काम लगभग सभी जाति के लोग किया करते थे। छठी विशेषता जाति व्यवस्था की क्या है? विवाह संबंधी प्रतिबंध। देखिए, जाति व्यवस्था के नियमों ने विवाह के नियमों पर भी प्रतिबंध लगाया है। हिंदू विवाह में अनेक तरह के प्रतिबंधों को देखा जा सकता है। छठी विशेषता है जीएस घुरिये की जाति व्यवस्था की। सामान्य बात यह है कि व्यक्ति को अपनी जाति अथवा अपनी उपजाति में विवाह करने की अनुमति होती है, यानी कि ऐसे कोई ब्राह्मण तो ब्राह्मण में ही शादी करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय में, वैश्य वैश्य में, शूद्र शूद्र में करेगा, ये व्यवस्था की गई है। जाति के बाहर विवाह करने पर प्रतिबंध होता है। जाति प्रथा के नियमों के आधार पर व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता, वह अपनी जाति में ही विवाह करना पसंद करते हैं। जाति में अंतर विवाह का ही प्रचलन था, यही जाति व्यवस्था का आधार माना जाता था। जाति के बाहर विवाह करने पर व्यक्ति को जाति से बाहर निकाल दिया जाता था, यानी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। कुल मिलाकर के जाति अपने जाति में ही विवाह करने के लिए मोटिवेट किया गया, बताया गया। इस तरह से डॉक्टर जीएस घुरिये ने जाति को परिभाषा में ना बांध करके उनकी विशेषताओं के आधार पर जाति की पहचान स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया, और जाति की व्याख्या उनके गुणों के आधार पर ही संभव है। ये 6 विशेषताएं किसी भी जाति की जो है बारे में अच्छा उदाहरण के रूप में समझाने के लिए परफेक्ट हैं। घुरिये ने जाति को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत कर विभिन्न जातियों के रीति रिवाजों आदि का विश्लेषण किया है। जाति व व्यवसाय जातीय समूह की विशेषताएं उन्हें विशिष्ट प्रकार के कार्यों से जोड़ती हैं, और कालांतर में वही कार्य करने वाले समूह जाति में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्राह्मण वह है जो पूजा पाठ करे, मंत्रों का उच्चारण करता है, प्रार्थना करता है, ये पुरोहित कहलाते हैं। इस तरह के क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे, और इस तरीके से जाति व्यवस्था को लेकर के 6 विशेषताएं डॉक्टर जीएस घुरिये ने बताई। तो जीएस घुरिये की जाति व्यवस्था को लेकर के विशेषताओं को लेकर प्रश्न परीक्षा में पूछा आता रहा है। तो ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के लिए इंपॉर्टेंट है, और खास करके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के लिए भी आपका यह लेक्चर बहुत ही परफेक्ट था। अगला जो लेक्चर आएगा बेटा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र पेपर 1 में चैप्टर नंबर 2 के बारे में, यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम डीएन मजूमदार से बनने वाले इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझेंगे। डीएन मजूमदार की रचनाएं, उनके जीवन परिचय और उनके जो है सिद्धांत हैं समाजशास्त्र को जिसको लेकर के परीक्षा प्रश्न आते हैं, और जो उनके सिद्धांत बहुत ही फेमस है समाजशास्त्र में। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।